किसी भी कहानी को उसकी शुरुआत से सुना जाता है, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। इसकी शुरुआत होती है इसके विनाशकारी अंत से, एक ऐसी तबाही से जो एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा करती है। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक महान लाइब्रेरी जल रही है और उससे उठता धुआं सिर्फ राख नहीं है, वो धुआं भारत की हजारों साल की बौद्धिक विरासत का सबूत है, जिसे आग के हवाले किया जा रहा था। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। नालंदा की लाइब्रेरी एक दिन, एक हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने तक जलती रही। जरा सोचिए, ज्ञान का कितना बड़ा समंदर रहा होगा जो 3 महीने तक सुलगता रहा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नालंदा था क्या? ऐसा कौन सा सपना था जो इतना शानदार था कि उसकी राख की गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है? इस दुखद अंत को समझने के लिए हमें इसकी गौरवशाली शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 5वीं सदी में, जब भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग चल रहा था, यही वो दौर था जब नालंदा का जन्म हुआ। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जिस वक्त भारत में ज्ञान का सूरज चमक रहा था, कला और विज्ञान फल फूल रहे थे, ठीक उसी वक्त यूरोप अपने डार्क एजेस यानी अंधकार युग से गुजर रहा था। इससे ये साफ हो जाता है कि नालंदा की अहमियत सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितनी ज्यादा थी। नालंदा की नींव सम्राट कुमार गुप्त ने रखी थी, और इसका नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। नालम यानी कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा यानी देने वाला, मतलब वो जगह जो बिना रुके ज्ञान देती है। ये कोई किला या महल नहीं, ये एक ऐसा शहर था जहां का राजा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान था। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दुनिया की पहली पूरी तरह से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे, यानी हर 5 छात्रों पर एक टीचर। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी ऐसे रेशियो का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। तो चलिए अब नालंदा की दीवारों के अंदर झांककर देखते हैं, कैसी थी वहां की जिंदगी, क्या थे वहां के नियम और आदर्श। नालंदा में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पता है, वहां दुनिया का सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम होता था। चीन, कोरिया, पारस जैसी जगहों से छात्र आते थे और उन्हें सबसे पहले गेट पर मौजूद एक द्वारपाल से शास्त्रार्थ करना पड़ता था। ये द्वारपाल कोई गार्ड नहीं, बल्कि खुद एक बहुत बड़ा विद्वान होता था। अगर आप उसे बहस में हरा पाए, तभी अंदर एंट्री मिलती थी। इसका नतीजा ये होता था कि नालंदा के स्टैंडर्ड्स आसमान छूते थे। मतलब हर 10 में से करीब 8 लोगों को तो गेट से ही वापस भेज दिया जाता था। सिर्फ 20% ही अंदर दाखिल हो पाते थे। और एक बार आप अंदर आ गए तो आप राजकुमार हैं या किसान के बेटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब एक जैसी थाली में खाते, एक जैसे कपड़े पहनते। सबकी बस एक ही पहचान थी, सत्य का खोजी। ये एक ऐसी बराबरी थी जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल था। अगर कोई ये सोचता है कि नालंदा सिर्फ एक बौद्ध मठ था, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वहां का सिलेबस देखिए, लॉजिक, मेडिसिन, ग्रामर, वेद, बौद्ध दर्शन और यहाँ तक कि नास्तिक सिद्धांतों पर भी खुलकर बहस होती थी। यहाँ हर चीज पर सवाल करने की आजादी थी। हर अच्छी कहानी में एक विलन होता है, और इस कहानी का विलन था बख्तियार खिलजी। अब हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान के अहंकार और उसकी ईर्ष्या ने पूरी सभ्यता को तबाह कर दिया। तो हुआ यूं कि तुर्क अफगान हमलावर बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा। उसके अपने शाही हकीमों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाई। लेकिन उसका अहंकार देखिए, उसने साफ कह दिया, मरना मंजूर है, पर एक काफिर के हाथ से दवा नहीं लूंगा। लेकिन आचार्य तो आचार्य थे। उन्होंने खिलजी की शर्त मान ली। वो उसके पास एक कुरान लेकर गए और कहा कि बस इसे रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। असल में उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी जब भी थूक लगाकर पन्ने पलटता, वो दवा उसके शरीर में चली जाती और देखते ही देखते वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब यहाँ पर कहानी पलट जाती है। शुक्रिया अदा करने की बजाय खिलजी के अंदर एक आग जलने लगी, ईर्ष्या की आग। उसे इस बात से नफरत हो गई कि जिन काफिरों को वो कमतर समझता था, उनका ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है। तो चलिए अब उस काले दिन पर वापस लौटते हैं।
उस दिन जब खिलजी ने अपनी नफरत का बदला लिया और विचारों का नरसंहार कर दिया। खिलजी अपनी सेना लेकर नालंदा पर टूट पड़ा, एक ऐसी जगह जहां हथियार नहीं, सिर्फ किताबें और विचार थे। फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने लिखा है कि वहां निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं और छात्रों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक तरफा कत्लेआम था। हम सिर्फ किताबों के जलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नागार्जुन के मेटलर्जी के ज्ञान की, आर्यभट्ट के उस गणित की जिसमें न्यूटन से भी पहले की अवधारणाएं थी, सुश्रुत की एडवांस सर्जरी की। ये सब कुछ हमेशा के लिए राख हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। अब हम 800 साल का लंबा सफर तय करेंगे और देखेंगे कि कैसे नालंदा का राख से पुनर्जन्म हुआ। लगभग 800 साल तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। फिर 19वीं सदी में इसे दोबारा खोजा गया और 2014 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे दूरदर्शी लोगों की वजह से नए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने दरवाजे खोले। ये कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। बख्तियार खिलजी तो मर गया, पर क्या उसकी सोच भी मर गई? वो सोच जो कहती है कि अगर तुम किसी चीज़ को समझ नहीं सकते तो उसे नष्ट कर दो। अंत में हमें ये समझना होगा कि असली नालंदा ईंट और गारे की कोई इमारत नहीं है। असली नालंदा एक विचार है, एक सोच है, खुले दिमाग की, जिज्ञासा की और करुणा की। और सवाल ये है कि क्या आज हमारे मन के दरवाजे उस विचार के लिए सच में खुले हैं?